Good evening, everyone. I'm your educator Anjali Sharma, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we'll be doing some really important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains. Before starting the class, a small announcement. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Now let us just फटाफट revise कि हमने कल क्या क्या करा है. So the two topics that we discussed yesterday were one was Indian economic sectors and the other was human development report. तो Indian economic sectors में हमने ये पढ़ा था कि हम उन्हें तीन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक्टिविटी के बेसिस पे, एसेट ओनरशिप के बेसिस पे, वर्क कंडीशंस के बेसिस पे. एक्टिविटी के बेसिस पे हम पांच चीजों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी. और टर्शरी के ही ऑलमोस्ट फर्दर एनहांस करके आ जाते हैं क्वार्टरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज. नाउ एसेट ओनरशिप के हिसाब से आप पब्लिक में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. वर्क कंडीशंस के हिसाब से आप अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं. क्वार्टरनरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज इकोनॉमी. जो लोग प्राइमरी सेक्टर में कॉल करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेड कॉलर पीपल. जो सेकेंडरी सेक्टर में कॉल करते हैं उन्हें काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लू कॉलर पीपल. जो टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइट कॉलर पीपल. और जो क्वीनरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं गोल्ड कॉलर पीपल. और एचडीआर के बारे में पढ़ा था हमने कि इंडिया की जो रैंक थी वो 129 हो गई थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज में, जो कि 2018 के रिपोर्ट से एक बेटर हो गई थी. तो अब कितनी रैंक है इंडिया की? 129 इन 2019. और हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी जो है, जेंडर इनइक्वालिटी, वो 202 साल लेने वाला है सही होने के लिए. अभी 2030 तक जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें तो कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे. So yes, now let's move to our today's topic, that is poverty and unemployment. So डिविजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कल कर चुके हैं और हम कर चुके हैं कल HDR. तो हमें फिनिश क्या करना है? पॉवर्टी, मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे गाइस, हम अनएम्प्लॉयमेंट का बस टॉपिक करेंगे. The unemployment rate in India rose to 7.2% in February 2019, the highest since September 2016, and also up from 5.9% in February 2018, according to the data compiled by the Center for Monitoring Indian Economy. तो CMIE के डेटा के हिसाब से February 2019 की डेटा थी ये कि 7.2% इंक्रीज हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट. बट अब जो जून के हैं वो रेट्स ऐसे हैं कुछ कि ये इतना इंक्रीज हो गया था कोरोना वायरस के चक्कर में, कोविड के चक्कर में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी. नाउ इट हैज़ काइंड ऑफ come down to 11%. So India's unemployment rate fell to 11% in June 2020 from a record high of 23.5% in the previous 2 months. ठीक है, अप्रैल में 23.5% था और फिर जून में जाके अब वो 11% है क्योंकि कुछ कंपनीज खुल गई. नाउ द जॉबलेस रेट इन अर्बन एरियाज ड्रॉप फ्रॉम 12% to 25 from 28.5%, that while that in rural areas was down to 10.5% from 22.5%. तो 22.5% से 10.5% का रेट हुआ था एंड 25.8% से 12% का रेट हुआ था. Now let us understand what is unemployment. So unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. So यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है और उसे नहीं मिल रही है. ऑब्वियसली अगर वो नहीं ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिल रही है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे हम. अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे अगर ही इज एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब एंड स्टिल ही इज अनेबल टू फाइंड द जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि यहाँ पे लिखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100. सो अब एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफाइन करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को
on the following activity statuses of an individual. एक्टिविटी स्टेटसेस हैं वर्किंग, जो कि लोग एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं या जो लोग एम्प्लॉयड हैं. सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड जो लोग ढूंढ रहे हैं जॉब. नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, कि मतलब ना उन्हें जॉब चाहिए ना वो जॉब ढूंढ रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं. The first two constitutes labor force and the unemployment rate is the percentage of labor force that is without work. तो यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की इन इस नीदर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट को हम लेबर फोर्स से बाहर रखते हैं. तो इन दोनों को ऐड करके आपकी बनती है लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स का ही के ही रेट पे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं. सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सी आई एम ट्राइंग रियल हार्ड कि ये चिड़िया की आवाज ना आए, बट वो आ रही है. आई एम सॉरी फॉर दैट. Types would be disguised unemployment, seasonal unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment, technological, frictional, or vulnerable unemployment. So let us understand them in detail. Disguised unemployment is a phenomenon where more people are employed than actually needed. ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था. इट वॉज अबाउट लेबर के आउटपुट के बारे में था, और दैट वॉज अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की, जो जितने भी एम्प्लॉयड होते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, या जहाँ पे भी वो आउटपुट नहीं आ पा रहा था. अगर 2 लोग हैं तब भी आउटपुट उतना ही आ रहा है, 3 लोग हैं तब भी आउटपुट उतना ही आ रहा है, तो जो एक बंदे की प्रोडक्टिविटी है वो 0 है. दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. So it is primarily traced in the agriculture and the unorganized sectors of India. Now, seasonal unemployment, it is an unemployment that occurs during certain seasons of the year. ऐसे कहते हैं ना, काम का यार सीजन ही नहीं चल रहा. In fact, नॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक टाइम आता है, एक टाइम होता है. जैसे आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जब काम नहीं आता, जब कॉस्ट कटिंग का टाइम होता है, तो दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर लेबरर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर. उनका जब क्रॉप का सीजन होता है तो वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अदरवाइज मतलब अर्बन एरियाज में आकर के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं. तो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Cyclical unemployment, it is a result of the business cycle where unemployment rises during recessions and declines with economic growth. Cyclical unemployment figures in India are negligible. It is a phenomenon that is mostly found in capitalist economies. तो इंडिया तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है नहीं, इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब आपकी रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका डिक्लाइन हो जाता है. सो now structural unemployment, it is a category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market and the skills of available workers in the market. तो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कुछ और आता है और जॉब में कुछ और चाहिए, तो that kind of unemployment is structural unemployment. Many people in India do not get job due to lack of requisite skills and due to poor educational level. It becomes difficult to train them. तो सबसे पहले तो आपके पास स्किल नहीं है, उसके बाद क्या है कि आप ने बहुत ज़्यादा अच्छे हद तक एजुकेशन भी नहीं ले रखी है, तो आपको ट्रेन करना भी मुश्किल है स्किल में. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब आपके स्किल्स में और जो कंपनी ने डिमांड करी है उसमें मिसमैच है. नाउ लेट्स मूव टू अदर unemployment types. So there are technological unemployment. It is a loss of job due to changes in technology, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवर चेंजिंग, फास्ट चेंजिंग और जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसमें बदलाव के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इन 2016 वर्ल्ड बैंक डेटा प्रिडिक्टेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ जॉब्स थ्रेटन्ड बाय ऑटोमेशन इन इंडिया इज 69% ईयर ऑन ईयर, विच मीन्स कि जितनी जल्दी से हर चीज को काम करने के लिए मशीन्स आ रही हैं, उतनी ही ज्यादा रेट से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग काम करते हैं हाथ से, उसके लिए बदलाव के लिए टेक्नोलॉजी हर जगह आ जाएगी, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. Now, frictional unemployment. The frictional unemployment, also called as search unemployment, refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs. So this is between कि
टाइम लैग क्या क्या मतलब है, अगर मैंने आज जॉब छोड़ दी, मान लीजिए मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था, वो मैंने कर दिया और उसी के अंदर अंदर मुझे जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद जो मैंने 2 to 3 months जो भी टाइम मेरा बर्बाद हुआ दूसरी जॉब ढूंढने में या दूसरी जॉब तक अचीव करने में, दैट टाइम डिफरेंस इज नोन एज frictional unemployment. In other words, an employee requires time for searching new job or shifting from existing job to a new job. This inevitable time delay causes the frictional unemployment. It is often considered as voluntary unemployment because it is not caused due to the shortage of job, but in fact the workers themselves quit their job in search of better opportunities. तो इसे voluntary unemployment का हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स की कमी है, बट वर्कर ने खुद ही अपनी जॉब क्विट करी है ताकि उसको उससे बेहतर जॉब मिल सके. सो नाउ vulnerable employment. This means people working informally without proper job contracts and thus saw any legal protection. Saw is a French word which means without. These persons are deemed unemployed since record of their works are never maintained. तो ये ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो इन लोगों को अनएम्प्लॉयड ही माना जाता है, क्योंकि आप किसी डेटा के अंदर रजिस्टर्ड हैं ही नहीं एज एम्प्लॉयड. तो these people are called vulnerably employed and this is main types of unemployment in India. So now measurement of unemployment in India. NSSO जो कि 1950 में उसका इंसेप्शन हुआ था, an organization under Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI measures unemployment in India on 3 approaches. ठीक है, 3 अप्रोचेस के हिसाब से NSSO जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करती है, और ये जो 3 अप्रोचेस की रिकमेंडेशन थी ये एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी, जो कि हेडेड कौन कर रहे थे, प्रोफेसर ML दंतावाला, जिसे हम दंतवाला कमेटी भी कहते हैं. तो अब जो 3 अप्रोचेस हैं वो कौन सी है? यूजुअल स्टेटस अप्रोच. दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्सन एज एम्प्लॉयड हु हैड नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग 365 days preceding the date of the survey. तो जिस दिन सर्वे हो रही है उसके पिछले 365 दिन में जिन लोगों के पास ज्यादा गेनफुल वर्क नहीं था उन लोगों को ये अनएम्प्लॉयड घोषित कर देती है. Then, weekly status approach. This approach records only those persons as unemployed who did not have gainful work even for an hour or any day of the week preceding the date of the survey. तो जिस डेट पे सर्वे हो रही है उससे प्रिसीडिंग वीक में अगर आपके पास 1 घंटे के लिए भी काम नहीं था या 1 दिन के लिए भी काम नहीं था तो आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा. नाउ देयर इज डेली स्टेटस अप्रोच. अंडर दिस अप्रोच अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन रेफरेंस विद अ वीक, कि हर दिन एक हफ्ते में से कितने दिन बंदा एम्प्लॉयड था. अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 hour इन अ डे इज डिस्क्राइब्ड एज अनएम्प्लॉयड फॉर दैट डे. एंड अब जब यहाँ पे 1 घंटे की बात करी जा रही है तो यहाँ पे ऐसे 1 घंटे की बात नहीं करी जा रही कि 24 घंटे में से कोई भी 1 घंटे काम नहीं था. नहीं, अगर यूजुअल वर्क आज 8 hours है और उन 8 hours में से उसके पास 1 घंटे के लिए भी काम नहीं था, देन दैट पर्सन इज डिस्क्राइब्ड एज अनएम्प्लॉयड. सो यस, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट कि हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. ऑब्वियसली जितनी लार्ज पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उतना ज़्यादा कंपटीशन है, उतने ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमें वो जॉब मिले. So inadequate state support, legal complexities and low infrastructural, financial and market linkages to small cottage industries or small businesses, making such enterprises unviable with cost compliance and overruns. तो जो small cottage industries हैं, small businesses हैं, उन्हें open करना भी इतना easy नहीं है. There are legal complexities जो उन्हें setup करने में लगती हैं, so वो भी इतना viable option नहीं है. Huge workforce associated with informal sector due to lack of required educational skills, which is not captured in any employment data. For example, domestic helpers, construction workers, etc. तो हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो informal sector में जुड़ी हुई है और उनके पास education या जो skills चाहिए वो नहीं है, और वो इसलिए किसी भी employment data के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाते. जैसे कि आपके घर की मेड हो गई, construction workers हो गए, इन्हें कहीं आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते कि ये एम्प्लॉयड है. तो the syllabus taught in schools and colleges being not as per the current requirements of the industry. This is a very important point कि हमें बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है लाइफ में, कोई लेना देना नहीं है लाइफ में. हमें लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें वोकेशनल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्किल सेट अच्छी करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, रादर देन उनको
हर सब्जेक्ट का मतलब बहुत ज्यादा सारा सिखा देना जिसकी कोई जरूरत नहीं है आने वाले टाइम में। इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो investments in manufacturing sector, hence restricting employment potential of secondary sector। अच्छा, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं जो हमें एजुकेशन में जो सिचुएशन है कि जो मिसमैच हो रहा है कि वो जो हमें पढ़ा रहे हैं वो रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट में, दैट इज वन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने कहा था अभी अभी। और इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी ग्रो नहीं हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट कम है, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है सेकेंडरी सेक्टर का वो कम हो जाता है। नाउ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंबाइंड विथ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर विच मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर डिफिकल्ट। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट डिटर वुमेन फ्रॉम टेकिंग और कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट। तो या तो मतलब एक तो सोशल नॉर्म्स बहुत ज्यादा है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसको फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों की वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है। We'll be studying more about poverty. So, what is poverty? Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs cannot be met. So इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन जिसमें कि एक पर्सन या पूरी कम्युनिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, मनी की इतनी लैकेज होती है कि वो अपनी बेयर मिनिमम नेसेसिटीज भी नहीं खरीद पाते, नहीं अफोर्ड कर सकते। सो उस चीज को आप गरीबी कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity, कि शान से जीने के लिए जितनी बेसिक नीड्स की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती आपकी। Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, inefficient capacity and opportunity to better one's life। तो आपको गरीबी के अंदर एज पर वर्ल्ड बैंक काफी डायमेंशंस होते हैं जो कि आपकी गरीबी डिफाइन करते हैं। इसके अंदर है कि आपको साफ पानी की, एजुकेशन की, आपके हेल्थ की लेवल, ये सब आपकी खराब रहती है, साफ पानी आपको मिलता नहीं है, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी इनएडिक्वेट रहती है, आपकी वॉइसेस ज्यादा सुनी नहीं जाती, आपके पास कैपेसिटी नहीं होती कि आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकें। इन इंडिया 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011। और अभी जब रिसेंट डेटा हमने HDR में भी पढ़ा था तो इंडिया इज होम टू द वर्ल्ड का 28% पॉवर्टी के लोग। नाउ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एज सच देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी including absolute poverty, relative poverty, situational poverty, generational poverty, rural poverty and urban poverty। but हम जिन दोनों को पढ़ेंगे वो है absolute poverty and relative poverty। तो absolute poverty क्या होती है? condition where a household income is below a necessary level to maintain basic living standards, food, shelter, housing, रोटी कपड़ा मकान अगर आप नहीं खरीद पा रहे, आपकी इनकम उससे भी कम है, तो आप absolute poverty के अंदर आते हैं। This condition makes it possible to compare between different countries and also over time। तो अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट इज इजी कि हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट कंट्रीज में क्या पॉवर्टी रेट है और ऑल्सो किस ईयर में कितना पॉवर्टी रेट था। तो अगर 2010 में कितना पॉवर्टी था वो हम अभी के ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। द डॉलर अ डे पॉवर्टी लाइन मेजर्ड absolute poverty by the standards of the world's poorest countries. In October 2015, the World Bank reset it to $1.90 a day. Now, relative poverty. It is defined from the social perspective, that is living standard compared to the economic standards of the population living in surrounding. Hence, it is a measure of income inequality। कि अब relative poverty हम relation में किस relation में देख रहे हैं कि economic standard क्या है हमारा और फिर standard of living क्या है population की। So, relative poverty is measured as the percentage of population with income less than some fixed proportion of median income। कि average income इतनी होनी चाहिए, मीडियन इनकम इतनी होनी चाहिए, वो इनकम से कंपैरिजन में देखा जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसकी कितनी परसेंट इनकम, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम उस मीडियन इनकम से कम है।
So yes, now we'll be reading the causes of poverty. So there are a lot of causes of poverty, including population explosion. Population explosion as in कि जितनी जल्दी आपकी population increase हो रही है उतनी ही जल्दी आपकी consumption की needs बढ़ रही हैं, but आपका economy इतना grow तो नहीं कर रहा, तो poverty increase हो रही है. Now low rate of economic development, inefficient resource utilization, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि बिहार के एरियाज में, उड़ीसा के एरियाज में, इस साइड काफी ज्यादा फ्लड्स एंड काफी अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से नुकसान हो जाता है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ बैरियर for employment. So now social factors, poverty trap, low agriculture productivity, low lack of capital and entrepreneurship, colonial exploitation, unemployment, price rise. तो अब सबसे ज्यादा इसमें जो explain कर सकती हूँ मैं, जो यह करने की चीज है, that is poverty trap. तो पॉवर्टी ट्रैप आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं. सॉरी, इसमें लिखा नहीं जा रहा थोड़ा, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं. आई एक्सप्लेन कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कम है, उसकी वजह से आपकी इनकम कम है. आपकी इनकम कम है तो आप सेव कम करते हैं, सेव कम करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, एंड दैट अगेन लीड्स टू कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है. डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे? आपकी इनकम लो है, दैट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी और लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. अब आपको एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिली हुई, दस आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपकी इनकम लो रहती है. इनकम लो रहती है तो आपका ह्यूमन कैपिटल, एज अ ह्यूमन कैपिटल जो आप पार्ट निभा रहे हैं वो लो रह जाता है. फिर आप लो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं और अल्टीमेटली लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो इनकम. So a few poverty alleviation programs in India are Integrated Rural Development Program IRDP, Jawahar Rozgar Yojana, Jawahar Gram Samriddhi Yojana, Rural Housing Indira Awas Yojana, Food for Work Program. और फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन से 5 ईयर प्लान का, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के क्विज में मैंने पूछा हुआ है, कौन से 5 ईयर प्लान का टारगेट था, एम था गरीबी हटाओ या पॉवर्टी इरेडिकेशन का. अब हम आ जाते हैं फटाफट कि कौन से प्रोग्राम्स है. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 and 79, universalized from 2nd October 1980, aimed at providing assistance to rural poor in the form of subsidy and bank credit for productive employment opportunities and through successive plan periods. तो ये 1980 में यूनिवर्सलाइज हो गया था 2 अक्टूबर को, और इसका एम क्या था कि वो रूरल पुअर को जो है वो असिस्टेंस दे सके और सब्सिडी और बैंक क्रेडिट दे सके ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को की तरफ जा सके सक्सेसिव प्लान पीरियड्स के हिसाब से. जवाहर रोजगार योजना के अंडर क्या है? द JRY वाज मेंट टू जनरेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज थ्रू क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी एंड सोशल एसेट्स. तो तीन चीजें आपको क्रिएट करनी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी और सोशल एसेट्स. इन तीनों को क्रिएट करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, दैट इज मीनिंगफुल, मतलब जो वैल्यू ऐड कर रहा है उनकी लाइफ में, दैट काइंड ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नाउ रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना. द इंदिरा आवास योजना LAY program aims at providing free housing to below poverty line families in rural areas, and main targets would be households of SCs and STs. So ST, SCs and BPL family के लिए आप free housing लेके आए. That is about इंदिरा आवास योजना. आवास का मतलब ही घर होता है या जहाँ पे आप रहते हैं ऐसी चीज होती है. So that is हम रिलेट कर पाएंगे कि वो हाउसिंग के लिए है, बट वो किसके लिए है? बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए हाउसिंग की व्यवस्था का इंतजाम होगा और रूरल एरियाज में जो रहते हैं स्पेशली STs and SCs. Now Food for Work program, it aims at enhancing food security through wage employment. Food grains are supplied to states free of cost. However, the supply of food grains from Food Corporation of India godowns has been slow. कि हर एक स्टेट को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स दिया जाता है, ऑल्दो दैट इज स्लो, दैट इज गिवन टू देम बाय द FCI, बट उससे क्या उनका पर्पस है कि उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाए, फूड सिक्योरिटी दी जाए. नाउ द अदर poverty alleviation programs are, सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राई कि आप सब समझ जाए फटाफट. सो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS, दिस इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. जो भी
पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो इम्प्लीमेंट करती है। और ये वाला जो नेशनल ओल्ड एज का पैसा होता है ये कौन अफोर्ड करती है? सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सो कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट इज नॉट फिक्स्ड, कि मतलब अगर स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो वो दे सकती है इस फंड के अंदर, अगर नहीं देना चाहे तो इट इज जस्ट ऑप्शनल। और 200 रुपीज देती है 60 to 79 ईयर्स पर मंथ। 60 to 79 ईयर्स के जो लोग हैं उनको पर मंथ 200 रुपए मिलते हैं पेंशन के नाम पर, बुजुर्ग वाली पेंशन के नाम पे एक्चुअली। और 500 रुपए मिलते हैं जो लोग 80 साल से अबव है, और ये कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका जो फोकस है वो है कि जो फ्रेश एंट्रेंट है लेबर मार्केट में, जो कि 10th और 12th ड्रॉप आउट्स है, उनके तरफ ये ध्यान देता है। नाउ प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका एम क्या था कि ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर कर सके, जो भी सब्सिडीज या पेंशन या इंश्योरेंस का पैसा है वो डायरेक्टली लोगों के खाते में जा सके। और इस योजना के अंडर 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोलने का टारगेट भी पूरा हुआ था। एंड इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनबैंक्ड पुअर, वो लोग जिन तक पैसे पहुंच नहीं पाते, जो धक्के खाते हैं इधर उधर की यार सब्सिडी मिल नहीं रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स दैट दे गो थ्रू, जो कि अनबैंक्ड पुअर को झेलना पड़ रहा था, विच इज अ गुड थिंग दैट दे आर नाउ लिंक्ड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट एक इशू अब भी है कि उन्हें, कई लोगों को उनका बैंक अकाउंट चलाना नहीं आता, जब वो बैंक्स में जाते हैं तो वो लोग उनसे पैसे वैसे मांगते हैं, दैट इज अनदर लेवल नाउ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, ड्यूरेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाए, और फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो पुअर को प्रोवाइड की जाए। नाउ देन वी कम अबाउट मनरेगा 2005। सो इसके अंदर क्या है, आपको 100 दिन का जो रोजगार है वो अश्योर किया जाएगा कि हर हाउस होल्ड को हर साल हर रूरल हाउस होल्ड को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसमें से कि 1/3 जो है प्रपोज जॉब्स वो रिजर्व रहेंगी किसके लिए? वुमेन के लिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के देते हैं। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड और स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, इन दोनों को टोटल किया जाता है, उसके बाद ये पैसे जो हैं अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट के वो दिए जाते हैं। अगर कोई एप्लीकेंट, अगर जिसने अप्लाई किया है मनरेगा के लिए, उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता, देन ही विल बी प्रोवाइडेड daily unemployment allowance. So yes, now we'll conclude this class. The conclusion is only for the poverty part and not the unemployment part, because unemployment का impact बहुत बड़ा है और वो क्लास काफी बड़ी हो जाती है फिर। The Global Multidimensional Poverty Index, which was given in 2018, released by the UN, noted that 271 million people moved out of poverty between 2005 and 6 and 15 and 16 in India. तो 2005 से 6 से लेकर के तो 2016 तक 271 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर हुए हैं, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। द पॉवर्टी रेट इन द कंट्री हैज नियरली हाफ सिंस falling from 55% to 28% over the 10-year period. Still, a big part of the population living in India lives below poverty line. Despite rapid growth and development, an unacceptably high proportion of our population continues to suffer from severe and multidimensional deprivation. Thus, a more comprehensive and inclusive approach is required to eradicate poverty in India. जबकि poverty rate ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, पहले 55% थी, 10 साल के अंतराल के अंदर वो 28% हो गई है, तब भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। एंड जितना इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, तब भी एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन है वो तरीके के सिवियर मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशंस झेल रहा है। तो हमें एक ऐसे तरीके की, ऐसे मेजर्स की जरूरत है जो कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इन अप्रोच हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर हो सके। सो लेट अस एंड दिस क्लास ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky. If you feel that कि आपकी जिंदगी में बादल आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में धुंधलापन छा रहा है, परेशानियां आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो अब परेशानियां नहीं लेके आना चाहती, वो आपको उससे आगे आने वाली खुशी बताना चाहती है। Till then, happy learning!